तो मेरे रीट के भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैंने पिछली वीडियो में जो मौलिक अधिकार था, मैंने आपको उस जगह पर छोड़ा था कि संपत्ति का अधिकार है। तो मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार वैधानिक, विधिक अधिकार है एवं संवैधानिक दोनों हैं। तो मेरे रीट के भाई और बहनों, मैंने ये भी बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों के साथ में मैंने चर्चा की थी मानव अधिकारों की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार। तो मौलिक फंडामेंटल जो राइट्स थे, तो इनके संबंध में मैंने मानव अधिकारों को जोड़ा था। तो मानव जो अधिकार हैं, जो इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, वो अपने कुछ अधिकार लेकर के आया है। तो मानव अधिकारों का संबंध मानव से है। ये मायने नहीं रखता कि वो किस देश का है, उसको जीने का अधिकार है ही है, उसको रहने के लिए मकान चाहिए, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए। और मौलिक अधिकारों का संबंध उस देश के नागरिकों से है जिस देश का संविधान उनको प्रदान करता है। तो मेरे भाई और बहनों, नागरिकों में और मानव में बहुत बड़ा अंतर है। मानव अधिकारों का संबंध मानव से है और मौलिक अधिकारों का संबंध उस देश के नागरिकों से है जिस देश का संविधान उनको अधिकार देता है। और जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे भाग 3 में उल्लेखित हैं। तो मैंने आपको बताया था ये भाग 3 में है, और मैंने ये भी बताया था भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र है। मैग्ना कार्टा उस दस्तावेज को कहा जाता है जिसमें नागरिकों के अधिकार दिए जाते हैं। 1215 में मित्रों, बड़े ध्यान से सुनना कि 1215 में इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध एक आंदोलन किया और उन्होंने क्रांति कर दी और राजा मजबूर हो गया। और उस राजा ने इंग्लैंड की जनता को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं और उन अधिकारों को लिख करके जिस दस्तावेज में लिख करके दिया, उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और आज भी जो अधिकार हमें लिख कर दिए जाते हैं, उन अधिकारों को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो अब मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकारों का एक दस्तावेज है। तो भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो संविधान है उसने मौलिक अधिकार दिए हैं और मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है। और भाग 3 को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा क्या है? एक अधिकार पत्र है जिसमें अधिकारों को लिख करके दिया जाता है, जो एक दस्तावेज होता है। तो वो अधिकारों का एक दस्तावेज होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जब आपको मानव अधिकारों का और मौलिक अधिकारों का जब अंतर बता दूंगा, मौलिक अधिकारों का संबंध उस देश के नागरिकों से है जिस देश का संविधान उनको देता है, और वो उस नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता है जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। और यदि उनका हनन होता है तो उनकी रक्षा कैसे की जाए, इसकी भी एक समुचित व्यवस्था उस संविधान में होती है। उसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मौलिक अधिकारों की जो हम चर्चा कर रहे थे, और मौलिक जो अधिकार हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और यदि उनका हनन होता है, उसकी रक्षा कैसे करें, उसकी भी समुचित व्यवस्था उस संविधान में होती है। तो हमने संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार संविधान में 6 दे रखे हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6ठे अधिकार का क्या मतलब है, क्या काम है? 6ठे अधिकार जो दे रखा है, इसका काम है कि जो पहले से 5 अधिकार दे रखे हैं, उन 6 अधिकारों की में यदि कोई कमी की जाती है, यदि उन अधिकारों का हनन होता है, तो उनकी रक्षा हेतु 6ठा अधिकार है। लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि यदि इन अधिकारों में कोई कमी की जाती है,
यदि इन अधिकारों को उल्लंघन होता है तो छठा अधिकार उनकी रक्षा करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस यदि इनमें कोई हनन हुआ तो ये छठा जो अधिकार है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और से रिट के माध्यम से यदि अधिकारों का हनन होता है तो उस पर वो रोक लगाता है। यानी कि ये बात कह सकता हूं कि मौलिक अधिकारों का एक शब्द में मैं कह सकता हूं, मौलिक अधिकारों का यदि कोई संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे ये पूछ ले कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो उसमें ऑप्शन आ जाए कि जैसे राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आ जाए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आ जाए संसद और ऑप्शन डी आ जाए सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। यदि हाई कोर्ट भी आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट है। एक शब्द में ये कहूंगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। तो 5 प्रकार की संवैधानिक अधिकारों के तहत वो क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसलिए मौलिक अधिकारों का यदि संरक्षक है तो वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों कि मौलिक अधिकार हमारे कितने, 6 और 6वां जो अधिकार है वो इसके लिए है कि वो जो पहले जो 5 अधिकार हैं उन 5 अधिकारों में यदि कोई कमी की जाती है और उनका यदि हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो उससे उन अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले कि मैं उन अनुच्छेदों की बात करूं तो मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, इन मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है ये देखो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन मौलिक अधिकारों की प्रकृति है निषेधात्मक इनकी क्या है, प्रकृति। क्या मतलब है इसका? निषेधात्मक का मतलब है किसी को काम करने से रोकना, किसी को काम करने से रोकना। देखो आपने अनुच्छेद 14 देख लीजिए, अनुच्छेद 15 देख लीजिए, अनुच्छेद 16 देख लीजिए, अनुच्छेद 17 देख लीजिए, अनुच्छेद 18 देख लीजिए। इनमें नकारात्मकता का उल्लेख है, इसमें नकारात्मक देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि राज्य असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 में लिखा हुआ है रोजगार के सबको समान अधिकार देगा, असमानता नहीं करेगा। 17 में लिखा लगा छुआछूत नहीं करेगा। 18 में लिखा उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। नहीं 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 शब्द लिखा हुआ है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक है। तो मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक है। और मूल अधिकारों की जो अवधारणा इसको कहां से लिया गया है, इसको लिया गया है अमेरिका से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निषेधात्मक है। मूल अधिकार जो भाग 3 है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है, वो अमेरिका से ली गई है। अब देखो, तो मूल अधिकारों में हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इस राज्य शब्द का यहाँ क्या मतलब है, इस राज्य शब्द का यहाँ पर मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि रीट में आर का मतलब क्या है, तो आप बताओगे राजस्थान। ठीक है, मैंने मान लिया। राजस्थान आपके लिए क्या है कि राजस्थान राज्य है, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में राज्य का संबंध
हमारे राज्य से है, लेकिन पॉलिटी में राज्य शब्द का मतलब देश से है, उस राष्ट्र से है। भारत देश क्या है? एक राज्य है। इटली क्या? एक राज्य है। अमेरिका का एक राज्य है। बेल्जियम क्या? एक राज्य है। तो दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में राज्य का शब्द अलग है, लेकिन जब पॉलिटी की बात आएगी तो राज्य शब्द का मतलब है उस देश से, उस राज्य से। तो क्या मतलब हुआ इस राज्य का? देखो, संसद और राज्य विधानमंडल संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित जितनी भी जो संस्था हैं, उन सबका संबंध राज्य से होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य द्वारा स्थापित तमाम सरकारी संगठन, आरपीएससी, राजस्थान बोर्ड, विधान परिषद, संसद, हमारा कलेक्टर, हमारी पंचायत समिति, हमारी नगर परिषद, आरपीएससी, यूपीएससी, रिजर्व बैंक, जितनी भी जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की गई है, उन सबका संबंध है राज्य, और यही राज्य शब्द की क्या है? परिभाषा। एक बार दोबारा सुन लो, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित सभी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन सबका संबंध किससे है? राज्य। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 में क्या? अनुच्छेद 13 में साफ बता देता हूं, स्पष्ट रूप से ये कतई नहीं लिखा हुआ न्यायिक पुनरावलोकन, ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब कभी आप पढ़ाओगे, पॉलिटी पढ़ाओगे, तो बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, तो आप बताओगे। और वो ये भी पूछेंगे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। ये क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखो, ये हमारे सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका ये देखती है कि जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के दायरे में है या नहीं है, वो सही है या गलत है। तो ये जांचे, वो उनके पास ऐसा कौन सा, न्यायपालिका का ऐसा कौन सा तुला है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे वो ये पता लगाएगी कि ये कानून सही है या गलत है। तो ये अधिकार उसको किसने दिया है? ये अनुच्छेद 13 ने दिया है, और वो ये पता लगाएगी कि संसद द्वारा बनाया गया नियम या संसद द्वारा बनाया गया कानून या संसद के द्वारा बनाई गई विधि वो सही है या गलत है। तो आपने देखा होगा उसमें एक प्रतिमा देखी होगी, एक तोला लेकर के आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, एक पल्ला इधर होता है, तो आपने उसको देखा होगा। क्या संकेत है इसका? इस संकेत यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, लेकिन न्यायपालिका के पास में, किसके पास में? न्यायपालिका के पास में ये शक्ति दी गई है कि वो इस बात का पता लगाएगी कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून वो सही है या गलत है, या संविधान के दायरे में है या नहीं है। संविधान की सीमा से यदि बाहर जा रहा है तो उसको वो रद्द कर सकती है यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और यदि उनको उल्लंघन होता है उस विधि के द्वारा जो संसद ने बनाया है, तो उसकी यदि सही जांच करेगी, और वो जांच का अधिकार दिया किसने? वो अनुच्छेद 13 ने दिया है। इसलिए संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। थैंक यू सो मच।